नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं, तो अब हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ मैथ के नेक्स्ट चैप्टर की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जिसका यह पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी जो आपके थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, डेफिनीशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और आप अगर थ्योरी को समझते हैं, तभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तभी आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर है 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो आपका पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, वह पूछा जा सकता है कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। तो दोस्तों, आप लघुत्तम तो समझ रहे होंगे कि छोटा से छोटा या लघु रूप जो होता है वो लघुत्तम होता है, लेकिन समापवर्त्य क्या होता है उसे आप समझ लीजिए कि यह समापवर्त्य होता क्या है। तो दोस्तों, समापवर्त्य को कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी नया वर्ड आ गया कि मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल को हिंदी भाषा में कहते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपवर्त्य क्या होता है। तो दोस्तों, अपवर्त वह होता है, जैसे 2 के अपवर्त आपसे पूछे तो आपको सिंपली 2 का पहाड़ा पढ़ देना है, या फिर 2 के मल्टीपल लिख देने हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं या डॉट डॉट लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछे 3 के अपवर्त लिखिए, तो आपको 3 के अपवर्त लिख देने होंगे, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना होगा और लिखना होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपवर्त समझ में आ गया होगा। अपवर्त का मतलब मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब सिर्फ आपको पहाड़ा पढ़ना है, जिस संख्या का पूछे उस संख्या का। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे पूछ सकता है समापवर्त क्या होता है, यानी कॉमन मल्टीपल क्या होता है। सिर्फ जब 2 संख्याओं का कॉमन मल्टीपल पूछे दोस्तों, तो आपको अलग अलग पहले दोनों संख्याओं के मल्टीपल लिखने होंगे, यानी अलग अलग आपको समापवर्त लिखना होगा। जिस प्रकार इसमें पूछा जा सकता है कि 2 और 3 का समापवर्त बताइए, तो आपको पहले 2 का अपवर्त लिखना होगा, फिर 3 का अपवर्त लिखना होगा, फिर आपको देखना होगा जैसा कि लिखा हुआ है कॉमन, तो आपको कॉमन ढूंढने होंगे। जैसे 2 है वो सिर्फ 2 के अपवर्त में शामिल है, परंतु जो 6 है वो दोनों का अपवर्त है, यानी यह हो जाएगा हमारा समापवर्त। फिर देखते हैं तो 12 भी हमारा हो जाएगा 2 और 3 का समापवर्त, यानी कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो आप अपवर्त समझ गए होंगे, समापवर्त समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम की ओर, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपके मल्टीपल तो हो गए, परंतु इसमें अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आपको यह दोनों नहीं लिखने होंगे। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट, यानी सबसे छोटा समापवर्त, यानी आपका जो एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का, वो हो जाएगा 6। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्त में वह समापवर्त जो सबसे छोटा हो उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट एचसीएफ को, कि एचसीएफ होता क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो महत्तम समापवर्तक में आप महत्तम मतलब समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ा, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा। उसके बाद हम समापवर्तक को समझ लेते हैं कि समापवर्तक क्या होता है दोस्तों। तो समापवर्तक होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फिर हम देख रहे हैं ये एक नया शब्द आया फैक्टर, तो हम उसे समझ लेते हैं। फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। तो ठीक है दोस्तों, तो अपवर्तक को पहले हम समझ लेते हैं, फिर समझेंगे समापवर्तक को, और फिर समझेंगे महत्तम समापवर्तक को।
ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है वह संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित कर सके। जैसे आपसे पूछे कि 12 के फैक्टर क्या होंगे या फिर अपवर्त क्या होंगे, तो आपको उन संख्याओं को लिखना होगा जिसकी टेबल में या जिसके पहाड़े में 12 आता है। ठीक है दोस्तों। अब तक आप पहाड़ा पढ़ रहे थे, अब आपको अलग अलग संख्याओं के पहाड़े पढ़ने हैं और देखना है उसमें 12 या आ रहा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता होगा, 1 के पहाड़े में 12 आ सकता है या आता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छके 12, फिर 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौके 12, फिर 4 में भी आता है, 4 तिहाई 12, परंतु 5 में नहीं आता है, 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है दोस्तों। तो 5 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 6, क्योंकि 6 दूनी 12, फिर हम लिखेंगे 12 क्योंकि 12 एकम में 12। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछता है इसी प्रकार 18 के आप अपवर्तक लिखिए, तो आपको वह संख्याएं फिर से लिखनी होंगी जिनकी पहाड़े में 18 आता है। तो लिख देंगे 1, 2, 3, 6, क्योंकि 6 तिरिक 18, फिर 9, 9 दूनी 18, फिर 18 एकम में 18। ठीक है दोस्तों। तो आपको अपवर्तक समझ में आ गया होगा। अपवर्तक में आपको सिंपली फैक्टर्स लिखने होते हैं जिनसे दी हुई संख्या विभाजित हो जाए। अब अगर आपसे समापवर्तक पूछता है, यानी इसका मतलब है अगर आपसे 12 और 18 का समापवर्तक पूछता है, यानी आपको फैक्टर तो दोनों के लिखने ही हैं अलग अलग, लेकिन उसमें कॉमन देखना है कि ऐसी संख्याएं जो दोनों में हों। तो जैसे 1 है वो दोनों का फैक्टर है, 2 है वो भी दोनों का फैक्टर है, 3 है वह भी दोनों का फैक्टर है, तो यह सब हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार 6 भी दोनों का फैक्टर है या अपवर्तक है, तो यह भी समापवर्तक हो जाएगा। और इसी प्रकार जब आपसे महत्तम समापवर्तक की बात करें, तो जो सबसे आखिरी में आपने कॉमन फैक्टर सर्कल किया है, यानी जो सबसे बड़ा है उसको आप लिख लेंगे, यानी यह हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक, यानी 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं जो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अपवर्तक और अपवर्त्य में डिफरेंस क्या होता है या अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, यदि एक संख्या m दूसरी संख्या n को पूरी 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 काटती है, यानी एक संख्या n है, ठीक है दोस्तों, उसको अगर कोई संख्या m पूरी पूरी काटती है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर 6 एक संख्या है जिसको जो 2 है वो पूरा पूरा काटता है, यानी 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो जो हमारा 6 हो जाएगा, यानी जो हमारा फैक्टर हो जाएगा, वह हो जाएगा 2, और जो अपवर्त्य हो जाएगा यानी मल्टीपल हो जाएगा वह हो जाएगा 6। तो आपसे अगर इसमें पूछे कि 2 का मल्टीपल क्या है या 2 का अपवर्त्य क्या है, तो 6 हो जाएगा, और 6 का आपसे फैक्टर पूछे तो वो हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों। 6 का जो है फैक्टर हो जाएगा 2 या अपवर्तक हो जाएगा 2। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अपवर्तक और अपवर्त्य में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आगे के कुछ बिंदु देखते हैं जो आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी आपसे अभाज्य संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी भाषा में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे 2 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, वो हो जाती हैं हमारी प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों। 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 1 से तो कट रहा है, पर 4 से कटने के साथ साथ यह 2 से भी कट रहा है। और अभी मैंने आपको अभाज्य संख्याएं क्या बताई? वह संख्याएं जिसके
केवल 2 फैक्टर हों। तो इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो दोस्तों वह 2 होता है। और 2 ही ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्याएं यानी भाज्य संख्या को अंग्रेजी भाषा में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। जैसा कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं में मैंने बताया कि 2 फैक्टर होते हैं, उसी प्रकार भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो 4 था वह 1 से विभाजित हो रहा था, फिर 4 के पहाड़े में भी आता है और 2 में भी आता है, यानी जो 4 के फैक्टर हो गए वो 2 से ज़्यादा हो गए, तो जो 4 है वह कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 6 भी जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है, क्योंकि जो 6 के फैक्टर होंगे वो 1 होगा। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 3 के भी पहाड़े में 6 आता है, फिर 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो दोस्तों वह होता है 4। ठीक है दोस्तों, अब हम जो इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है वह हम पूरा समझ चुके हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर जो एक और डेफिनेशन पूछी जाती है कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार से एलसीएम ज्ञात किया जाता है। जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। तो हम दोनों को समझेंगे, तो पहले समझते हैं गुणनखंड विधि को। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नाम में ही लिखा है गुणनखंड करने हैं, यानी इसके कुछ कुछ हिस्से करने हैं गुणे के माध्यम से। तो 36 के हम गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें गुणे में आपको लिखना है, परंतु आप रफ वर्क में 36 के साइड में गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 36 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, 2 18 जा 36, फिर 2 9 18, फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से देखेंगे, तो 3 तियाँ 9, फिर 1 तियाँ 3, तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो 36 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम 48 का भी निकाल लेंगे। आप रफ वर्क में 48 का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो निकालने के बाद आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48। तो ये आ गए हमारे 48 के गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार हम 80 का भी निकाल लेंगे। तो 80 का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम तीनों जो संख्याएं दी हैं इनका गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है तो हम इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सरल रूप से जो आपने फैक्टर ज्ञात किए या गुणनखंड जो ज्ञात किए उसको इस प्रकार लिख लीजिएगा कि 2 को कितनी बार लिखा गया है, तो 2 की घात 2, फिर 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करने से गलतियां नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की घात 4 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, फिर से लिखा है 2 की घात 4 गुणे 5। अब क्या करना होता है दोस्तों, एलसीएम में आपको जो सबसे बड़ी पावर वाला है उसको लिखना होता है। जैसे 2 की घात यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 की घात 2 है, लेकिन हम वह लिखेंगे जो सबसे बड़ा है, जिसकी घात सबसे ज़्यादा है। तो 2 की घात 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 3 में भी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन हम जो घात ज़्यादा है उसे लिखेंगे, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। फिर 5 जो लिखा हुआ है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर जब हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9,
फिर आखिरी में हमारा जो है वो 5 है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, फिर 45 गुणे 16 जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 720 गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो दूसरी विधि है भाग विधि, उससे भी हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम जो आएगा वो आप चाहे गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से, सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि इसका एलसीएम ज्ञात करें, तो आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उससे आप कर सकते हैं। परंतु प्रश्न आपसे लिख कर आता है कि आप इसको गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, अब हम भाग विधि को देख लेते हैं। भाग विधि में क्या करना होता है दोस्तों, आपको तीनों संख्याएं लिख लेनी होती हैं, फिर उन संख्याओं से इनको काटना होता है, जिससे तीनों के जैसे 2 है, 2 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो यह तीनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार हम पहले 2 से काटते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह पुनः 2 से कट रहा है, तो फिर से काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से तीनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है दोस्तों, जब देखेंगे कि 2 से कुछ संख्याएं नहीं कट रही हैं परंतु बाकी संख्या 2 से कट रही हैं, तो फिर से हम उस संख्या को वैसे ही लिख देंगे। जैसे 9 को हम फिर से वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, परंतु बाकी जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं उसको भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, जब तक 2 से विभाजित हो रहा है, फिर तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, फिर 2 पचे 10 आ गया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या आ गई 9 3 5, यह 2 से विभाजित नहीं होती है। तो अब हम 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है उससे भाग करने की कोशिश करेंगे कि भाग हो रहा है या नहीं। तो 3 से भाग करेंगे और 3 से जो संख्या कट जा रही है उसके नीचे वह लिख देंगे कि 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, और 5 3 से नहीं जाता है तो उसको उसी प्रकार उतार लेंगे। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट भी हम 3 से ट्राई करेंगे और 3 से 3 एकम 3 यह कट जा रहा है, और जो 1 आ गया उसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अब जो आखिरी संख्या बची है उसको भी हम अगले बड़े प्राइम नंबर से विभाजित कर देंगे, तो 5 एकम 5। फिर जो यहाँ संख्याएं आई उनको हम डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36, 48 और 80 का लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक जो आया वो यही संख्याओं का गुणा करने पे जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमने लिख कर इसको गुणा कर लिया है। फिर हम गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा, जो गुणनखंड विधि से भी 720 आया था और भाग विधि से भी 720 आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा और दोनों विधियाँ भी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी 2 विधियाँ आपसे पूछी जाती है प्रश्न पत्र में कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। इसको उसी प्रकार गुणे के रूप में ब्रेक करके लिखना है। तो हमने जैसे 36 को यहाँ पे रफ वर्क में निकाल लिया था कि यह किससे किससे कटता है, तो 2 से यह कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवे 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, जब तक 1 नहीं आ जाता करते रहते हैं। फिर जो ये सामने लिखे हैं जिनसे ये विभाजित हो रहा था उसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार आप 54 का भी निकाल सकते हैं अपने रफ वर्क में, फिर 81 का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 54 का निकालने पे आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, 81 का आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जो कॉमन होगा उसे निकालना होगा। जैसे आप देख रहे हैं 2 यहाँ पे तो लिखा हुआ है, 36 के में फैक्टर में तो लिखा है, 54 में भी लिखा है, परंतु 81 में नहीं लिखा है। तो यह हम इसे एचसीएफ में नहीं उतारेंगे। तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो वह संख्या आ जाएंगी जो हाईएस्ट तो होंगी, ठीक है, या कॉमन फैक्टर होंगी। जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हें हम उतार लेंगे। तो उतारने के बाद जब हम उसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद वो स्वयं हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 भी
किस तीनों में कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं 3 को। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यानी जो तीनों संख्याएं दी हुई हैं इसके फैक्टरों, तीनों फैक्टर में 3 आ रहा है तो हम 3 को उतार लेंगे। फिर यह 3 भी तीनों में आ रहा है तो इस 3 को भी उतार लेंगे। फिर हम गुणा कर देंगे इन दोनों फैक्टरों को, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि को अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं भाग विधि को। भाग विधि में क्या करना होता है दोस्तों, जो 3 संख्याएं दी हुई होती हैं उसमें से किसी भी 2 संख्या को आप ले लीजिए। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, यह दोनों या फिर यह दोनों। तो 2 संख्या लेने के बाद जैसा कि नाम में लिखा हुआ है भाग विधि, तो हमें भाग करना है। ठीक है दोस्तों, तो 36 से हम 54 को भाग करेंगे तो 36 एकम में 36। ठीक है, अब हम घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1। अब जो यहाँ शेषफल आया, शेषफल से फिर से भाग करते हैं किसको, जो इसके ऊपर भाजक था। ठीक है दोस्तों, तो भाजक क्या था 36, तो हम शेषफल से पुनः 36 को भाग करेंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाएंगे तो यह कट के 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको यहीं छोड़ देंगे और जो हमारा 36 और 54 का HCF आ गया, यह आ गया दोस्तों 36। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 संख्याओं का HCF आता है उसी से हम तीसरी संख्या को भाग देते हैं। और दोस्तों 36 और 54 का HCF क्या आया दोस्तों, यह जो आखिरी में जिससे हम भाग करते हैं, आखिरी में जिससे हमने भाग किया होता है वह होता है उन 2 संख्याओं का HCF। यानी सबसे नीचे से आप देखेंगे, सबसे लास्ट में आपने किस का पहाड़ा पड़ा है, तो यहाँ 18 का। तो 18 से अब हम 81 यानी तीसरी संख्या को भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 18 को 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 72। फिर हम यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर से पुनः हम इस भाजक को भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18। अब जब यहाँ 0 आ जाता है घटाने के बाद, तो जो सबसे लास्ट टाइम हमने जिससे भाग दिया होता है वो हो जाता है हमारा HCF। ठीक है दोस्तों, तो 18 जो आया था वो आया था इन 2 संख्याओं का HCF, परंतु जो 9 आया वो आया इन तीनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि गुणनखंड विधि से भी 9 ही आया और भाग विधि से भी 9 ही आया। तो जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा उससे आप पेपर में कर दीजिएगा, अगर कोई विधि नहीं लिखी होगी। और अगर लिख के आती है तो आपको उसके प्रश्न के अनुसार करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आपके एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।